हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी नई वीडियो हम लाते रहेंगे टॉपिक के रिगार्डिंग। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग सब ठीक हो गए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है आपको हम बताते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से कराते हैं हम, प्रोसीजर क्या होती है और टेस्ट इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है क्रोनिक में और एक्यूट में। हार्ट फेलियर की डेफिनेशन में आप समझ लीजिए, हार्ट का जो इम्पैक्ट हार्ट फेलियर में नियर बाई 3 मिलियन अडल्ट इन यूएस करंटली लिविंग इन हार्ट फेलियर। कम से कम 5 मिलियन लोग जो अमेरिका में रहते हैं हार्ट फेलियर के साथ। अप्रोक्सीमेटली न्यू केस आते रहते हैं 5,05,000। इसमें रिस्क फैक्टर है डिजीज दैन डैमेज द हार्ट। कॉर्नरी दी पेशेंट को जिनको सीडी होता है उनको सबसे ज़्यादा एक दिक्कत होती है, जिसको हार्ट अटैक आया हो पहले, क्योंकि हार्ट की मसल्स वीक होने लगती हैं। क्योंकि उनका अगर टिश्यू डैमेज होने लगेगा हार्ट की मसल्स का, वो किस कारण होगा? अगर कॉर्नरी फ्लो ब्लॉक हो गई हो उसकी, तो उसको एमआई बोलते हैं, माइक्रोल इन्फेक्शन, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़। इन सब में ये सबसे ज़्यादा चांस होता है होने का। मोस्टली एमआई की वजह से होता है। मोस्टली जो होता है 100% में से कम 90% ऐसे मिलेंगे जिनको पहले अटैक आया हो और जिसके कारण ये सब दिक्कत हुई हो। और इन दी यूएस मोस्ट केसेस ड्यू टू डैमेज फ्रॉम एन एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन। जिसको अमेरिका में मोस्ट जो केसेस हैं वो एमआई की हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिनको हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट अटैक के सबसे ज़्यादा केस आते हैं इसमें। और जिनको लॉन्ग टाइम से हाइपरटेंशन हो उनको भी प्रॉब्लम होने का चांस होता है। इसमें अगर हमें हार्ट अटैक आएगा, हार्ट अटैक आने के बाद हमारी हार्ट की मसल्स में वो वीक होने लगेंगी। वो अगर वो मसल्स वीक हो गई फिर क्या बचा? हार्ट की जो मसल्स हैं वो वीक हो गई और हार्ट को पंपिंग अच्छे से नहीं हो पाई, तो फिर हार्ट फेलियर का बार बार होने का चांस होगा। आगे हम बात करते हैं डेमोग्राफिक में लाइफ एक्सपेंडिंग में कुछ नहीं, हार्ट फेलियर। हाँ, इसी डेफिनेशन देखो, द हार्ट मसल इज अनेबल टू पंप इनफ बॉडी टू द मीट द बॉडी नीड्स टू ब्लड एंड ऑक्सीजन। जो हार्ट की मसल्स हैं अगर वो अनेबल हो जाती है, मतलब वो ज़्यादा जो बॉडी को ब्लड चाहिए अगर वो इतना पंप नहीं कर पाएंगी, तो फिर क्या होगा? हार्ट फेलियर होगा। नॉट सप्लाई द सेल्स विद इनफ ब्लड। ठीक है, जो जितना बॉडी को ब्लड चाहिए, सेल्स को ब्लड, बॉडी के सेल्स को जितना ब्लड चाहिए, अगर वो सप्लाई उसकी नहीं मिल पाएगी तो हार्ट फेलियर के कारण ये सब दिक्कतें होती हैं। जितना ब्लड उसको सप्लाई करना चाहिए वो नहीं सप्लाई हो पाएगा। और कैन नॉट कीप अप विद इट वर्कलोड, वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक हार्ट इतने वर्कलोड के साथ नहीं रह सकता। तो फिर आगे चल के पेशेंट को अरेस्ट आने का चांस होता है, पेशेंट डेथ भी कर सकता है। द बॉडी में नॉट गेट द ऑक्सीजन इट नीडेड, जितना बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए इतना नहीं हो पाता। देखो इसमें जो हम नॉट सप्लाई टू द सेल्स विद इनफ ब्लड, जितनी सप्लाई सेल्स को चाहिए ब्लड के साथ, ब्लड की सप्लाई जितने सेल्स को चाहिए वो नहीं मिल पाती है। और आगे देखो दोस्तों, आगे इसमें है कैन नॉट कीप अप विद इट वर्कलोड। ये ज़्यादा वर्कलोड के साथ रह भी नहीं सकता, क्योंकि अगर इतना वर्कलोड रहेगा तो फिर कैसे हार्ट काम करेगा? हार्ट को इतना तुम वजन दे दो, उतना कोई इंसान नॉर्मली मजदूर बेचारे को, अब तुम उसको 80 किलो का वजन धर दो और वो नहीं उठा पाए 60 किलो, तो फिर कितनी प्रॉब्लम होती है उसको, कितना वजन लगता है उसको। उस टाइप में अगर हार्ट के पास इतना लोड आ जाए तो हार्ट को प्रॉब्लम होने लगती है। फिर द बॉडी में नॉट गेट दी ऑक्सीजन इट नीडेड, और ये सब दिक्कतें हैं। इनलार्ज हो जाएगा हार्ट, हार्ट का जो स्ट्रेच है वो बढ़ जाएगा अंदर से, और लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट हो जाएगा। डेवलपिंग मोर मसल्स मास, जो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल पार्ट होती है जो
उसके अंदर मसल्स का डेवलपमेंट हो जाता है, मसल्स, न्यू मसल्स, हाइपरट्रोफी जिसको बोलते हैं। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन सेल टू द हार्ट गेट बिगर, हार्ट जब बड़ा होने लगता है तो फिर उसमें अंदर मसल्स का प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। पंपिंग फास्टिंग, दिस हेल्प इंक्रीज द आउटपुट। देखो ये हार्ट है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में अगर हाइपरट्रोफी होने लगी, हाइपरट्रोफी मतलब हमें ब्लड में चाहिए, लेफ्ट वेंट्रिकल को चाहिए 50% ब्लड, अगर उसको उसमें मसल्स होने लगेगी, हाइपरट्रोफी होने लगेगी, तो उसमें ब्लड आएगा 25%, 25% ब्लड आएगा और 25% में से वो कितना ब्लड सप्लाई करेगी, कम 20% ब्लड सप्लाई जाएगा, 5% बचेगा ही। और अगर इतना कम ब्लड बॉडी को जाएगा तो बॉडी को हमारे बॉडी के सेल्स को प्रॉपर इनसफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीनेटेड ब्लड मिलेगा, जिसके कारण पेशेंट को हाइपोक्सिया होगा, डिस्पीनिया होगा, ये सब प्रॉब्लम्स पेशेंट को होने लगेंगी। पंपिंग फास्ट हार्ट जब करने लगता है, जब हार्ट फेलियर होता है तो हार्ट रेट बढ़ जाता है, क्योंकि पेशेंट का ओवरलोड ज़्यादा हो जाता है और पेशेंट फास्ट काम करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें EF अब हम आगे पढ़ेंगे उसके नॉर्मल हार्ट रेट, नॉर्मल हार्ट और हार्ट फेलियर, इन दोनों का स्ट्रक्चर आपको मैं दिखाता हूँ। देखो ये नॉर्मल हार्ट है, नॉर्मल हार्ट पर लेफ्ट वेंट्रिकल नॉर्मल बिल्कुल ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल एक्टिविटी है पेशेंट का, और नॉर्मल एक्टिविटी होगी हार्ट की, बिल्कुल EF नॉर्मल होगा, देखो कितना बिल्कुल नॉर्मल है। और इसको देखो लेफ्ट वेंट्रिकल को, इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट फेलियर वाला, इसमें देखो चित्र में कैसा लग रहा है आपको, कितना डायलेट हो रखा है। डायलेट क्यों हुआ है, क्योंकि ऊपर की जो सेल्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं, डैमेज होंगे सेल्स, फिर क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्शन कम होगा धीरे धीरे हार्ट में, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड रुकने लगेगा, ठहरने लगेगा। अगर इसमें ब्लड ठहरने लग गया और धीरे धीरे इसका साइज बढ़ने लगेगा, ये डायलेट होने लगेगा, ख़राब होने लगेगा, ठीक है। और बच्चों उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, कॉम्प्लिकेशन में लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट तो होगा, साथ साथ में क्या होता है, रिगोरुगिटेशन होता है, मिट्टल रिगोरुगिटेशन। अगर कंटिन्यू आप एक उसमें पाइप में पानी डालते रहोगे और वो पाइप का पानी आगे नहीं जा रहा, कुछ कम हो रहा है, और फिर क्या होगा आगे चल के, एक दिन थोड़ा उसका साइज बढ़ने लगेगा। अब डायग्नोस्ट में हम कराते हैं, ईको कराते हैं सबसे पहले। तो ईको इज़ द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोज, ठीक है। ईको सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ईको हम उस पेशेंट का हार्ट फेलियर का इजेक्शन फ्रैक्शन देखते हैं। अगर पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन EF कम है तो समझ लो पेशेंट एक्यूट हार्ट फेलियर में है, ठीक है। एन अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट प्रोवाइड एन एस्टिमेट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन। अब इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन देखो, मेजरमेंट ऑफ हाउ मच ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। और इजेक्शन फ्रैक्शन जिसका 55 से 70 है वो नॉर्मल है, प्राइमरी प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी पेशेंट को। अगर उसका 50 है और 50 से कम है और 50 के बराबर है तो उसमें हार्ट फेलियर होगा, प्रीजर्व्ड EF होगा। प्रीजर्व्ड में क्या होता है, हाइपरट्रोफी वाला डायसिस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है, डायसिस्टोलिक डिस्फंक्शन। और इम्पेयरमेंट वेंट्रिकल रिलैक्सेशन एंड फीलिंग ड्यूरिंग डायसिस्टोलिक होगा। इम्पेयर्ड होना, इम्पेयर्ड मतलब वेंट्रिकल का रिलैक्स के टाइम भर नहीं पाना, ठीक है। अगर हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो पेशेंट को लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड बाहर जाएगा बॉडी से, और जब रिलैक्स करेगा मतलब डायसिस्टोलिक में फिर ब्लड आने लगता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में।
अगर उसमें अच्छी तरह से वो फिल नहीं हो पाएगा हाइपरट्रोफी की वजह से, ठीक है। हाइपरट्रोफी की वजह से अगर फिल नहीं हो पाएगा वो, फिर जितना ब्लड चाहिए उसको इतना नहीं मिल पाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। जितना ब्लड नहीं मिलेगा फिर पेशेंट को, ब्लड तो बॉडी में जाएगा, उसका ईएफ भी नॉर्मल होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, पेशेंट को हाइपोक्सिया होगा। जितना बॉडी को ब्लड चाहिए, जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। दोनों सेम है, दोनों डिफरेंस कुछ नहीं है। डायसिस्टोलिक और सिस्टोलिक में कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस बस, थोड़ी समझने की बात है। ये प्रीजर्व रिड्यूस इजेक्शन, अगर ईएफ कम होगा, अब दोनों में डिफरेंस देखो, ईएफ अगर 50% ज़्यादा होगा, ईएफ प्रिजर्व्ड हार्ट फेलियर मतलब डायसिस्टोलिक हार्ट फेलियर में ईएफ 50 होगा, डायसिस्टोलिक डिसफंक्शन होगा, डायसिस्टोलिक डिसफंक्शन होगा, और सिस्टोलिक फंक्शन तो बिल्कुल नॉर्मल ही रहेगा, ठीक है। यूजुअली ओल्डर वुमेन, जो उम्र दराज लोग हैं, उनको पेशेंट को ज़्यादा होगा, जिसको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, और थोड़ा मोटापा भी है, सीडी भी है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, एफ चल रहा है उसको, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, लिपिड प्रोफाइल सबसे इम्पेयरमेंट हो, तब इस दिक्कत होती है। और रिड्यूस्ड ईएफ में क्या होता है, ईएफ ही कम होगा लेस देन 40, और क्लिनिकली डायग्नोज ऑफ हार्ट फेलियर होगा, सिस्टोलिक डिसफंक्शन होगा, जिसका हम बता रहे थे ना, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम ब्लड सप्लाई नहीं कर पाना लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये सब दिक्कतें होती हैं। इनको ध्यान से देखना, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है। पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आएगा, आप एज ए मेडिकल ऑफिसर या फिर एज ए डॉक्टर आप देख रहे हो पेशेंट को, तो आपको तो सिम्टम्स ही देखे जाना चाहिए। जब भी इंक्रीज होगी उसकी साइन सिम्टम्स में देखो, डिस्पीनिया होगा, शॉर्ट ऑफ ब्रीथनेस एट रेस्ट और अपॉन एक्जर्शन। एट रेस्ट मतलब ऑर्थोपीनिया होगा, पेशेंट लेटता है तभी उधर पेशेंट को ब्रीथलेसनेस होगा, पेशेंट चलेगा थोड़ा बहुत तभी भी उसको ब्रीथलेसनेस होगा, पेशेंट को कफ होगी, और डिस्पीनिया और एक्जर्शन होता है उसको, चलने पर सांस फूलना। इसकी 4 क्लासेस होती हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, NYHA, जिसको न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन बोलते हैं। डिस्पीनिया और एक्जर्शन अगर क्लास 3 क्लास 4 है तो हार्ट फेलियर है, ठीक है। और अब इसकी हम जांच कराएंगे। एक एंटीप्रोबीएनपी होती है हमारी, एक बी टाइप, एक बीएनपी होती है उसकी, बी टाइप नेट्यूरेटिक पेप्टाइड, नॉर्मल रेंज होती है लेस देन 100 PG/ml। अगर इससे ज़्यादा होगी तो सबसे दोनों तो समझो आप हार्ट फेलियर पेशेंट को। और दूसरा होती है एंटी प्रोबीएनपी, एन टर्मिनल प्रो बी टाइप, इसमें दोनों बढ़ी हुई आएंगी। अब ट्रीटमेंट देखो, फर्स्ट लाइन में ही को हम AC देते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स देते हैं। फर्स्ट ट्रीटमेंट यही है इसका। इनहिबिटर क्या करेंगी, वो वैसो डायलेटर होती है, वो वैसो डायलेटर होंगी, फिर हार्ट का EF ठीक हो जाएगा। EF अगर नॉर्मल थोड़ा ठीक होगा डायलेटर की वजह से, तो थोड़ा पेशेंट को कंफर्ट होगा, मतलब थोड़ा रिलीफ मिलेगा हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में। और आगे चल के हम बात करते हैं ड्यूरेटिक्स की। ल्यूब ड्यूरेटिक्स हम उसको देंगे ज़रूर, हाइड्रोएलेजिन एंड नाइट्रेट देंगे। नाइट्रेट में हम नॉर्मली कॉर्नरी की थोड़ी मूवमेंट के लिए देते हैं, उनका फ्लो ठीक हो। और डाइजोक्सिन एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन है हार्ट फेलियर पेशेंट के लिए। और डाइजोक्सिन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये डाइजोक्सिन हमारे हार्ट रेट को कम करती है और EF को थोड़ा ठीक करती है। दोनों मेडिसिन पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन को कम करने की कोशिश करती हैं, पेशेंट थोड़ा ठीक हो जाए। और देखो डाइजेक्शन वही है, प्रोवाइड ए स्मॉल इंक्रीज ऑफ कार्डियक आउटपुट, और कार्डियक आउटपुट बढ़ा देगी, हार्ट रेट को कम करेगी। हार्ट रेट बढ़ जाता है हार्ट फेलियर में। हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, ये सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर शुड बी कंट्रोल्ड। दोनों ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना जरूरी है, लेस देन 130/88। ड्यूरेटिक्स देने चाहिए उसमें, क्योंकि जो ओवरलोड फ्लूइड है उसको हमें बाहर निकालना है। एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर ऑल्सो गिवन इन दिस कंडीशन, ठीक है।
हॉस्पिटलाइजेशन कम करने के लिए इसको हम देना ज़रूरी है। और विद हार्ट फेलियर एडमिशन विद 1 ईयर। GFR इसका लेस देन मोर देन 30 ml पर मिनट है, क्रिएटिनिन इसका बढ़ा हुआ हो, पोटेशियम उसका बढ़ा हुआ हो, ठीक है। ये इसमें सबसे बेस्ट होती है एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर वाली, जिसमें स्पाइनोलैक्टोन आती है। लाइफस्टाइल में अब लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हो गया इसका, बॉडी वेट कम करो, थोड़ा सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट खाओ और फ्रूट रिस्ट्रिक्शन करो, कम पानी पियो, 1.5 लीटर से कम 2 लीटर, और एल्कोहल वगैरह अवॉइड करो, ये सब दिक्कत है। मेनली हार्ट फेलियर 2 टाइप्स के होते हैं। हमने क्या पढ़ा था, अब हम इसको समरी पढ़ लेते हैं। हार्ट फेलियर आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 सिस्टोलिक हार्ट फेलियर एंड डायसिस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर क्या होता है, पेशेंट जब हार्ट जब कॉन्ट्रैक्शन करता है, मतलब पंप करता है ब्लड को, अगर उसमें खराबी हो जाए, अगर उसका पंपिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाए, अगर जितना पंप बॉडी को करना, जितना हार्ट को पंपिंग करना चाहिए इतना नहीं कर पाए, तो इजेक्शन उसको बोलते हैं सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, ठीक है। और दूसरा होता है डायसिस्टोलिक हार्ट फेलियर। डायसिस्टोलिक क्या होता है, अगर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन, अगर जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद रिलैक्स करता है, ठीक है, रिलैक्स करता है, उसमें ब्लड फिर से भरने लग जाता है लेफ्ट एट्रियम से आकर। अगर उसमें फिलिंग में प्रॉब्लम हो गई हो, फिलिंग में प्रॉब्लम मीन अगर पेशेंट को हाइपरट्रोफी हो गई हो, हार्ट की अंदर की जो लेयर्स हैं उसमें मसल्स का इंक्रीजमेंट हो जाना, बढ़ जाना मसल्स, तो उसको हाइपरट्रोफी बोलते हैं। 50 से ज़्यादा बार वो प्रेशर में पंप करेगा तो नॉर्मल मेनली ये 2 ही चीज़ें हैं। हार्ट फेलियर के 2 टाइप्स होते हैं, हार्ट फेलियर सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक, और इसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं हार्ट फेलियर रिड्यूस्ड EF, और दूसरा होता है हार्ट फेलियर रिड्यूस्ड EF का मतलब सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, और हार्ट फेलियर प्रिजर्व्ड EF, उसमें EF नॉर्मल होगा, उसको बोलते हैं डायसिस्टोलिक हार्ट फेलियर। दोस्तों ऐसे ही नई और अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए फ्यूचर में हम अच्छी चीज़ें लाएंगे, और आपकी स्टडी के रिगार्डिंग, आपकी नॉलेज के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हम अपनी आसान भाषा में हम लाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए। थैंक यू। आई डॉक्टर दिलशाद अहमद।